स्टोरी की ओपनिंग में हम एक प्रिंस को देखते हैं जो प्रिंसेस के सामने ही दूसरे प्रिंस को मार डालता है। प्रिंस बोलता है कि अब मैंने तुम्हारे फियांसे को मार दिया है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। प्रिंसेस रोते हुए कहती है पर मैं बस अपने फियांसे से प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंस कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मुझे यकीन है कि अब तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, और उससे किस कर लेता है। पता चलता है कि तीनों बस स्कूल के लिए स्टेज प्ले कर रहे थे। सभी इतनी प्यार से जियांगो को किस करता है, पर यह सब देखकर शायद जीशाओ कुछ हैप्पी नहीं था। आज फूचेन सबके सामने बता देता है कि एक्चुअली में जियांग्यू उसकी गर्लफ्रेंड है, तो सभी उन दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे कि एक टॉप स्टूडेंट एयरेस और दूसरा जा रहा था तो उसका गर्लफ्रेंड हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम ही लास्ट रहो। तो ये सुनकर फूचेन को बहुत ही अच्छा लगता है। ये जियांग्यू भागकर मेंशन के अंदर आती है। ये मन ही मन में बोल रही फैमिली की डॉटर, ऊपर से इतना अच्छा बॉयफ्रेंड। फूचेन बोल रहा था कि मैं एक प्रिंसेस की तरह हमेशा 12 बजे के बाद अपने कैसल में आके गायब हो जाती हूँ, वो तो इसलिए क्योंकि मैं तो कभी प्रिंसेस थी ही नहीं। जल्दी ही जियांग्यू की ग्रैंडमा जियांग्यू बोलती है कि आप इतने सालों से इन लोगों की सेवा करती हुई आ रही हैं, पर बदले में आपको क्या मिला। हमें जियांग्यू के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है ताकि कुछ बन सके, पर उससे पता चलता है कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उसने इतनी कड़ी मेहनत की, उस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को उसकी मॉम ने फाड़ दिया है। शायू पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने भाई के लिए पैसे अर्न करो। उसकी मॉम के सामने एक आदमी शायू के साथ बदतमीजी करने लगता है, पर उसकी मॉम अभी भी रिलैक्स बैठी हुई थी। 18 साल से शायू अपनी मॉम के जुल्म को सहती हुई आ रही थी, पर उसे अपनी लाइफ को इस तरह से नहीं जीना था, इसलिए वह शहर में आकर अपनी ग्रैंडमा के साथ जियांग मैंशन में काम करने लगी। पर जियांग फैमिली की डॉटर जियांग्यू उसे जानबूझकर परेशान करती रहती थी। ऊपर से शायू को अपने बदले एग्जाम देने को भेजती थी क्योंकि शायू स्टडी में बहुत ही अच्छी थी। शायू से सारा ह्यूमनी की डॉटर जियांग्यू का नाम था। जियांग्यू आकर बोलने लगती है कि बेशक तुम गोल्ड मेडल जीत चुकी हो, पर दुनिया की नजरों में उस कंपटीशन को मैंने जीता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस कंपटीशन के स्पॉन्सर मेरे फादर थे। मैंने ब्राइब देकर वे टाइटल अपने नाम कर लिया है, अब तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी किस्मत में बस गरीबी और कुछ नहीं। अब शाह बहुत ही उदास थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे अपने डिजाइनर बनने का सपना पूरा करना चाहती थी। उसे अब्रॉड में एक फेमस आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, पर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए किसी फेमस आर्ट पर्सन का रिकमेंडेशन मैंडेटरी था। अब शायू के लिए सारे रास्ते बंद की राह मिल चुका था। वे जानबूझकर फूचेन की नजरों में आने के लिए उसके सामने अपनी डायरी गिराकर जाने लगती है। फूचेन उस डायरी के डिजाइन को देखकर बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। शायू उसे प्यार से स्माइल करके थैंक यू बोलती है, तो फूचेन कहता है कि शायद तुम जियांग मैंशन की एयरस हो, तो शायू भी झूठ बोल देती है कि हाँ उसका नाम जियांग्यू है, और अपने टीचर से रजिस्टर में शायू से नाम चेंज करके जियांग्यू करने को बोलती है। बहाना बनाती है कि वे अपनी मॉम का सरनेम इस्तेमाल करना चाहती है। शायू यही सोच रही थी कि जियांग्यू ने उसका गोल्ड मेडल चुराया है तो वह उसकी आइडेंटिटी चुराएगी, और अब उसने सोच लिया था कि इस आइडेंटिटी के साथ वह अपने सारे सपनों को पूरा करेगी। सब कुछ याद करने के बाद जियांग्यू अपनी ग्रैंड माँ से बोलती है कि आप पास्ट के बारे में भूल जाओ। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि पक्का मैं आपको यहाँ से निकाल के ले जाऊंगी जहाँ बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो। जल्दी ही जियांग्यू के पास फूचेन की कॉल आती है कि उसकी मॉम अब्रॉड से वापस आ चुकी हैं। वह उसे कल उनसे मिलाने वाला है। जियांग्यू ने सोच लिया था कि जो उसका है वह उसको पाकर रहेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग्यू स्कूल आती है तो सभी लड़कियां तारीफ करने लगती हैं कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। एक पुअर स्टूडेंट भी एक्साइटेड होकर जियांग्यू से मिलने आती है, तो एक लड़की उसको पुश कर देती है कि वह स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। उसके सीनियर जियांग्यू के क्लोज आने की हिम्मत कैसे हुई। उसी वक्त जीशा भी स्कूल आता है, देखता है कि जियांग्यू उस पुअर स्टूडेंट की हेल्प कर रही है। जियांग्यू उन लड़कियों से बोलती है कि हमें किसी को पुअर या वीक समझकर बुली नहीं करना चाहिए। माफी मांगने को बोलती है तो वह लड़की माफी मांगकर चली जाती है। वे पुअर स्टूडेंट बोलती है कि शायद मैं इस यूनिवर्सिटी में रहना डिजर्व नहीं करती। जियांग्यू बोलती है कि तुमने इतनी मेहनत की है तो ऑफकोर्स तुम इस यूनिवर्सिटी में रहना डिजर्व करती हो। जियांग्यू उसके ब्रेसलेट देखकर बोलती है कि ये तो शी विलेज में बनाया जाता है। वह लड़की हैरानगी से पूछती है कि आपको इस बारे में पता है। जियांग्यू बोलती है कि हाँ मेरी ग्रैंडमा ने बताया था कि ये ब्रेसलेट काइंडनेस और हार्डवर्क को सिग्निफाई करता है। स्टूडेंट बहुत ही खुश होकर बोलती है कि अब से मैं भी हार्डवर्क करूंगी, और उसको थैंक यू बोलकर चली जाती है। जब ये जी शाह आकर बोलता है कि तुम रिच फैमिली की डॉटर तो नहीं लगती। जियांग्यू बोलती है कि आपका क्या मतलब है। जी शाह बोलता है कि एक रिच फैमिली की डॉटर को ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स ब्रेसलेट के बारे में पता तो नहीं होगा जो एक छोटे मोटे से विलेज में बनाया जाता है। जियांग्यू बोलती है कि मेरी ग्रैंडमा शी विलेज से बिलोंग करती हैं। मैं थोड़े वक्त के लिए उनके पास रही हूँ, इसलिए मुझे उस ब्रेसलेट के बारे में पता है। अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया होगा। जीशा बोलता है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यकीन दिलाना तो फूचेन को दिलाओ, मुझे नहीं। जल्दी फूचेन का मैसेज आता है कि मॉम उससे मिलना चाहती हैं, तो जियांग्यू बहुत ही हैप्पी थी। अब उस गेट टुगेदर में सभी आए हुए थे। पता चलता है कि जीशा और फूचेन की फैमिलीज एक दूसरे की बहुत ही क्लोज थी। फूचेन की मॉम तो जीशा को अपना बेटा ही मानती थी। कुछ देर बाद फूचेन जियांग्यू को लेकर आता है, तो जियांग्यू यहाँ पर जीशा को देखकर हैरान थी कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है।
फूचन यहाँ अपनी कजन मिंग को भी देखकर सरप्राइज था। फूचन की मॉम बोलती है कि तुम्हें पता है कि जीशा को डेजी फ्लावर्स कितने पसंद है, तो मिंग ने भी अपने लिए कस्टमाइज्ड डेजी ब्रेसलेट बनवा लिया है। मिंग को पता चला कि गेट टुगेदर में जीशा भी आने वाला है, तो वे खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई। फूचन टेस्ट करने लगता है कि मिंग तो बिल्कुल जीशा के पीछे पागल है। ये सब सुनकर जियांगी अपनी डेजी टैटू की तरफ देखने लगती है। फूचन अपनी मॉम से जियांगी को इंट्रोड्यूस करता है कि जियांगी उसकी गर्लफ्रेंड है, जियांग फैमिली की डॉटर। तो जियांगी सबको ग्रीट करती है। फूचन की मॉम बोलते हैं कि हाँ, फूचन ने कई बार तुम्हारे बारे में बताया था, क्या तुम्हें पूल खेलना आता है? जियांगी बोलती है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। फूचन की फैमिली से बोलने लगती है कि हमारी फैमिली में पूल खेलना मैंडेटरी है, अगर तुम्हें नहीं आता इसका मतलब तुम हमारी फैमिली के लिए सुटेबल नहीं हो। फूचन ऐसे बोलने से मना करता है, पर उसकी मॉम जियांगी को यहाँ से ले जाने को बोलती हैं। फूचन की सिस्टर जियांगी से बोलती है कि अगर आप हमारी फैमिली में शादी करना चाहती हैं तो अगली बार से सीख कर आइएगा। फूचन बोलता है कि तुम मेरी मॉम और सिस्टर की बातों को दिल पर मत लेना, कोई नहीं, मैं तुम्हें पूल खेलना सिखाकर मॉम से दोबारा मिलवाने ले आऊंगा। फूचन की मॉम जीशा को खेलने को बोलती हैं। शायू सोचती है कि जियांग फैमिली की डॉटर को पूल खेलना नहीं आता, अगर मैं यहाँ से आज चली गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए आज लास्ट टाइम मुझे अपनी आइडेंटिटी का यूज करना ही होगा। इसलिए जीशा से कहती है कि आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे, तो सभी हैरान थे। फूचन की सिस्टर बोलती है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगी, पर जियांगी बोलती है कि एक बार ट्राई तो बनता ही है। जेशा उसे कहती है क्या आप मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हैं? जेशा बोलता है कि उसे अनएक्सपीरियंस लोगों के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। जियांगी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डर है कि अगर आप एक अनएक्सपीरियंस प्लेयर से हार गए तो आपकी बेइज्जती होगी। जेशा कहता है कि तुम जानबूझकर मुझे इंस्टिगेट करने के लिए ये सब बोल रही हो। जियांगी बोलती है कि नहीं, मैं तो बस आपको खेलने के लिए इनवाइट कर रही हूँ। तो जेशा उसकी बात मान जाता है। जियांगी बोलती है कि अगर मैं जीत गई तो आई होप मिसेस फू मुझे आर्ट यूनिवर्सिटी में रिकमेंड करेंगी। तो फूचन की मॉम उसकी कंडीशन को मान जाती हैं, पर जेशा बोलता है कि अगर तुम हार गई तो तुम्हें हमारे स्कूल को भी छोड़कर जाना होगा। फूचन उसको ऐसे बोलने से मना करता है, पर जियांगी जेशा की कंडीशन को मान जाती है। पहले पुल खेलने की बारी जेशा की आती है। जेशा पुल में इतना माहिर था कि एक के बाद एक सारे बॉल्स नेट में हिट करते हुए जा रहा था। फूचन का कजन बोलने लगता है कि मिस जियांग बस एक बिगिनर है, मुझे नहीं लगता कि वो जेशा जैसे एक प्रोफेशनल प्लेयर को हरा सकती हैं। पर जियांगी जब बॉल हिट करती तो सभी हैरान थे कि उसे पुल खेलना इतना अच्छे से आता है। जियांगी को ऐसे खेलते हुए देखकर जेशा भी कंफ्यूज था। उसका कजन तो जियांगी की तारीफ करने लगता है, पर अभी भी सभी को यही लग रहा था कि वो जीशा को हरा नहीं पाएगी। लेकिन जियांगी आसानी से जीशा को हरा देती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। जीशा उसके खेलने के तरीके से समझ चुका था कि वह इस गेम में एक्सपर्ट है। ये झूठ बोल रही थी कि उसको पुल खेलना इतना अच्छे से नहीं आता। जियांगी उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था। फूचन बोलता है कि तुमने और कितने सरप्राइजेस छुपा रखे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम हर चीज में इतनी एक्सपर्ट हो। फूचन की मॉम पूछती है कि तुमने इतना अच्छा पुल खेलना कहाँ सीखा। जियांगी बताती है कि वह टीचर लिन के साथ अपने असाइनमेंट पे काम कर रही थी, जब भी उसने उनसे पुल खेलना सीखा था। मिसेस फू कहती है कि मतलब हम तीनों के टीचर सेम हैं। जियांगी कहती है कि तीसरा कौन? मिसेस फू बोलती है कि जीशा ने भी उन्हीं से सीखा है। जियांगी जेशा से बोलती है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि हम दोनों सेम स्कूल से होंगे, ये तो कोइंसिडेंस हो गया। जेशा उससे हाथ मिलाने जाता है तो उसके डेजी टैटू को नोटिस करता है। सोचता है कि पहले सेम टीचर और अभी डेजी टैटू, सब कुछ मुझसे कनेक्टेड है, इतना तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मिसेस फू जियांगी से बोलते हैं कि वे आर्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगी। तो जियांगी बहुत ही हैप्पी थी और मिसेस फू भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। जियांगी वॉशरूम आती है तो उसकी मॉम की कॉल आती है। जियांगी साफ बोलती है कि वे अपने भाई के गैम्बलिंग एक्सपेंसेस को पे नहीं करने वाली, इसलिए उसको दोबारा से कॉल ना करें। जब भी वहाँ पर जीशा आता है तो जियांगी डर जाती है कि कहीं जीशा ने कुछ सुन तो नहीं लिया। पर जीशा बोलता है कि तुम फूचन की गर्लफ्रेंड इसलिए बनी हो ताकि मेरे करीब आ सको। जियांगी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। जेशा बोलता है कि तुमने मेरे टीचर से पुल खेलना सीखा, ऊपर से तुम्हारे हाथ में ये डेजी टैटू, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो? पता चलता है कि जियांगी को भी डेजी फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है। शायू की मॉम उसकी डिजाइन को जला रही थी, तो शायू कहने लगती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उसकी मॉम उसकी बर्थ मार्क दिखाकर बोलती है कि ध्यान से देख लो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हें बस मेरे लिए जीना है, डिजाइनर बनने का ख्वाब तो छोड़ दो। जियांगी को बहुत ही गुस्सा आता है और उस बर्थ मार्क पर डेजी टैटू बनवा लेती है। उसने सोच लिया था कि अब वे अपनी लाइफ की डिसीजन खुद लेगी। सब कुछ याद करने के बाद जियांगी बोलती है कि मैंने अपने चॉइस से ये टैटू बनवाया है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बुरा लग रहा है कि उस दिन में रोजेस मैंने आपको क्यों नहीं दिया? ये लगता है कि वह चीज आपके जहन से जा नहीं रही है। जेशा बोलता है कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे लेकर कुछ ऐसे वैसे थॉट्स मत लाना। जियांगी बोलती है कि आप फिक्र मत करो, मैं बस फूजन को पसंद करती हूँ, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी मिंग आती है और दोनों को साथ देखती है तो उसे अंदर ही अंदर जियांगी पे गुस्सा आता है कि ये लड़की मेरे कजन की गर्लफ्रेंड है और फिर भी ब्रदर जीशा को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है।
वैसे ही फूचन आता है, पूछता है क्या बात है, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। जियांग बोलती है कुछ नहीं, जीशा बस पुल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चनिंग कर रहे थे। जीशा को गुस्सा आता है कि अभी भी इस लड़की का नाटक शुरू है और वहां चला जाता है। फूचन बोलते हैं कि जीशा की मॉम एक फेमस डिजाइनर थी। उनके खोने के बाद जीशा का नेचर थोड़ा सा कोल्ड हो चुका है, इसलिए तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना। वैसे मेरी मॉम तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हैं, वे जल्दी आर्ट यूनिवर्सिटी में तुम्हें रिकमेंड करने वाली हैं। जियांगियो आज के लिए उसको थैंक यू बोलती है तो फूचन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी है कि मेरा दिल करता है कि मैं बार बार उसकी हेल्प करूं। इधर मिंग जीशाओ से बता देती है कि वह उनको पसंद करती है। जीशाओ कहता है कि मैंने तुम्हें कितने बार बता दिया है, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी छोटी बहन मानता हूँ और कुछ नहीं। मिंग पूछती है क्या आप किसी और को पसंद करते हैं। जीशाओ कहता है कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मिंग को डाउट होता है कि आज ब्रदर जीशाओ का ध्यान सिर्फ जियांगियो पे था, कहीं वह उससे पसंद तो नहीं करते, इसलिए अपने आदमी को कॉल करके जियांगियो के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलती है। बाद में फूचन जीशाओ से पूछता है मिंग तुम्हें इतना पसंद करती है, उससे लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है। जीशाओ कहते हैं कि मैं उसे पसंद नहीं करता। फूचन बोलता है पर मैं तो ग्रेजुएशन के बाद जियांगियो से शादी करने वाला हूँ। जीशाओ बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा चालाक लड़की है, मैं तो यही बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके उससे ब्रेकअप कर लो। फूचन बोलता है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी है, ऊपर से वो इतनी सुंदर है, टैलेंटेड है, स्कूल में सभी उसे पसंद करते हैं, बस तुम्हें छोड़कर। तुम मेरे ब्रदर हो ना, तो उसके बारे में ऐसा मत बोला करो यार। वैसे ही जियांगियो आती है तो जीशाओ अचानक से टकरा जाता है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। दूर से मिंग ये सब कुछ देख रही होती है। फूचन पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो जियांगियो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फूचन जीशाओ से कहता है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड भी आ चुकी है, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो, पर जीशाओ मना करके चला जाता है। मिंग को बहुत ज्यादा जलन होती है और अपने आदमी को कॉल करके पूछती है क्या जियांगियो के बारे में कुछ पता चला। उसका आदमी बताता है कि हाँ वह जियांग मैंशन में रहती है, पर उसका सरनेम जियांग नहीं बल्कि शाओ है। तो मिंग को जियांगियो की आइडेंटिटी पे डाउट होता है, इसलिए जियांगियो के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेट करने को बोलती है। अचानक से मिंग की नजर फॉरेन ट्रिप पर जाती है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है और वह जानबूझकर जियांगियो को भी उनके साथ ट्रिप पर चलने को बोलती है। जियांगियो देखती है कि रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए बहाना बनाकर टालने की कोशिश करती है, पर मिंग कहती है कि पुअर लड़कियों के लिए 1 मिलियन बहुत ज्यादा है, पर तुम तो इतनी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हो, तो तुम्हारे लिए इतने पैसे क्या ही मैटर करते हैं। फूचन बोलते हैं कि हाँ तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सब बोलने लगते हैं कहीं आप सीनियर जियांग को प्रपोज तो नहीं करने वाले। मिंग जानबूझकर उनकी वीडियोस बनाते हुए बोलती है कि एक क्यूट कपल भी हमारे साथ ट्रिप पर जाने वाले हैं। मिंग तो यही सोच रही थी कि अब पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे नहीं है, अब बस तुम जल्दी एक्सपोज होने वाली हो। पर जियांगियो भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी, बोलती है कि ठीक है वे जाने के लिए तैयार है। अब जियांगियो के पास 3 दिन ही बचे हुए थे, उससे समझ नहीं आता कि वे रजिस्ट्रेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। वैसे ही उसे एक डिजाइन कंपटीशन के बारे में पता चलता है। उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जल्दी से डिजाइन बनाने की सोचती है। जियांगियो रेफरेंस के लिए एक डिजाइन बुक लेने आती है तो जीशाओ भी उसी बुक को उठा रहा था। जीशाओ उसे बुक दे देता है, बोलता है कि तुम इस बुक को रीड क्यों करना चाहती हो। जियांगियो कहती है कि प्लीज अब ये मत सोचना कि मैं सेम बुक इसलिए उठा रही थी ताकि तुम्हें सेड्यूस करना चाहती हूँ। जीशाओ कहता है कि तुम कोई भी बुक रीड करो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। अब लाइब्रेरी में ही बैठकर जियांगियो अपने डिजाइन बना रही थी। जल्दी एक डिजाइन उड़कर जीशाओ के पास जाता है। जीशाओ डिजाइन देखकर सरप्राइज था कि जियांगियो की डिजाइन इतनी अच्छी है कि वह बड़े बड़े डिजाइनर्स को भी हरा सकती है, फिर भी वे अपने डिजाइन से सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत ही मेहनत करने के बाद जियांगियो अपनी डिजाइन कंप्लीट करके कंपटीशन के लिए भेज देती है। पता चलता है कि उस कंपटीशन को स्पॉन्सर करने वाला जीशाओ ही था। जीशाओ के पास जियांगियो का डिजाइन रिसीव हुआ था, पर जीशा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उस डिजाइन को जियांगियो ने बनाया है। पर उस सिग्नेचर को नोटिस करता है तो उसको लगता है कि जैसे उसने सिग्नेचर पहले कहीं देखा हो, इसलिए उस डिजाइनर के बारे में पता लगाने को बोलता है। बाद में सभी ट्रिप पर जाने के लिए आ चुके थे। जल्दी जीशाओ आता है तो सभी उसको यहाँ पर देखकर सरप्राइज थे। मिंग जानबूझकर बोलती है कि अभी तक जियांगियो नहीं आई। कुछ लड़कियां बातें बनाने लगती हैं कि जियांगियो के पास ट्रिप में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे तो होंगे ना। एक लड़की बोलती है कि वो जियांग फैमिली की डॉटर है, तो ऑफ कोर्स उसके पास पैसों की कमी थोड़ी होगी। मिंग बोलने लगती है कि वैसे मैंने सुना है कि आजकल की लड़कियां सोशलाइट बनने का नाटक करती हैं, क्या पता जियांगियो भी इस तरह की लड़की हो। तो फूचन उसको बकवास बंद करने को बोलता है। फूचन जियांगियो को कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं मिल रहा था। सभी बोलने लगते हैं कहीं सही में जियांगियो फेक एड्रेस बनने का नाटक तो नहीं कर रही। फूचन बोलता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मिंग कहती है कि मुझे पता है कि मैं नहीं आने वाली। टीचर लिस्ट से जियांगियो का नाम कट करने जा रही थी, पर जब भी जियांगियो फुल टू स्टाइल में एंट्री लेती है। जियांगियो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि जीशाओ उसको ही देखे जा रहा था। फूचन बोलता है कि तुम कहाँ रह गई थी, मुझे तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही थी। जियांगियो बोलती है कि बस कुछ फैमिली मैटर्स हैंडल करने में टाइम लग गया।
उसके क्लासमेट बोलने लगती है कि तुम्हारे ना आने पर कुछ लोग क्लेम करने वाले थे कि तुम फेक एयरस बनने का नाटक कर रही हो। पता चलता है कि जियांग कब से ट्रिप के लिए तैयार होकर बैठी हुई थी। जैसे उसे कंपटीशन का पैसा रिसीव होता है, जियांग जल्दी से फी पे कर देती है। जियांग सबसे बोलती है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं। मिंग सोचती है कि आखिरकार इस लड़की के पास इतने पैसे आए कहाँ से। जल्दी जे शाओ के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि हमें डिजाइनर शाओ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया। उनका अकाउंट नंबर भी किसी 65 इयर्स ओल्ड लेडी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जिशाओ को लगता है कि फिर वे जियांग नहीं हो सकती, शायद मैं ही कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ। जियांग जिशाओ से बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि आपको ऐसे ग्रुप एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होगा। जिशाओ कहता है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मेरे प्रेफरेंस के बारे में अंदाजा लगाए। मतलब अभी भी जियांग को कोल्ड वाइब्स देने में लगा था। मिंग तो यही सोचने में लगी थी कि वे ट्रिप के दौरान इस लड़की के बारे में पता लगा के रहेगी। बाद में शायद की क्लासमेट उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं कि आर्ट यूनिवर्सिटी ने उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। सभी शायु की तारीफ करने में लगी थी कि वो जियांग फैमिली की डॉटर है, ऊपर से इतनी ज्यादा टैलेंटेड। वैसे ही शायु देखती है कि जियांग फैमिली की रियल डॉटर भी इसी ट्रिप पर आई हुई है। अब शायु डर जाती है कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। जब ये जियांग शायु के पास आकर बोलने लगती है कि तुम जैसी पुअर लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, सबको बता देती है कि वे हमारी जियांग फैमिली की मेड है, जिसे सभी हैरान थे। शायु पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी चोरी करने की हिम्मत कैसे की। फूचन भी सबको जानकर गुस्सा करने लगता है कि अब तक तो मुझे धोखा देते हुए आ रही थी। मतलब आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तुमने मेरा यूज किया, अब मैं तुम्हें उस यूनिवर्सिटी क्या अब तुम्हें स्कूल से भी बाहर निकलवा कर फिकवा दूंगा। और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। सभी बोलने लगते हैं कि इस लड़की ने आइडेंटिटी के साथ साथ डिजाइन की भी चोरी की। शायु पैनिक होकर बोलने लगती है कि नहीं, वे डिजाइन सिर्फ मेरे हैं। पता चलता है कि शायु सब कुछ सोच रही थी। शायु एक्सपोज ना हो जाए इसलिए पानी में उसको फेंक देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब जियांग नाम सुनकर जी शाओ भाग कर आता है, पर देखता है कि वे लड़की कोई और ही है। जियांग को डाउट होता है कि उसको स्विमिंग पूल में फेंकने वाली पक्का शायु थी, इसलिए अपने आदमी से पता लगाने को बोलती है। अब शायु जल्दबाजी में वहाँ से जा रही थी तो जी शाओ उसके पास आता है। शायु बोलती है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। जी शाओ कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल चुका है। शायु कहती है कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जी शाओ कहता है कि अभी एक जियांग नाम की लड़की पुल में गिरी थी, मुझे लगा कि तुम हो। जी शाओ ने उस वक्त कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुन लिया था कि वो जियांग फैमिली की डॉटर है और जियांग मैंशन में रहती है। शायु कहती है कि बहुत सारी लड़कियों का सरनेम सेम होता है, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जी शाओ बोलते हैं कि अच्छा, तो और कितनी लड़कियां जियांग मैंशन में रहती हैं। शायु बोलती है कि बस मैं ही रहती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती डॉटर हूँ। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। दूसरी साइड फूचन का दोस्त बोलता है कि तुम लकी हो कि जियांग यू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फूचन कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी कभी कभी सब कुछ सपना सा लगता है। उसका दोस्त बोलता है कि मैंने देखा था कुछ लड़के जियांग से वीचैट पे ऐड करने को बोल रहे थे, तो फूचन को थोड़ी सी जलन होती है और जियांग को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारा प्ले बॉय ब्रदर भी इस बार प्यार में पड़ चुका है। फूचन जियांग को कॉल करता है पर उसका कॉल मिल नहीं रहा था। दूसरी साइड जेशाओ जियांग से बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जियांग कहती है कि ऐसी बात है तो आप मुझ पर ध्यान थोड़ा सा कम दो। जियांग जानने लगती है तो जीशाओ उसे रोक कर बोलता है कि अगर तुमने फूचन को चूज किया है तो कम से कम उसके साथ सिंसियर रहो, कोई ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें एक्सपोज करने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाऊंगा। जियांग बोलती है कि आप चिंता मत करो, ऐसा मौका मैं कभी आने नहीं दूंगी। दोनों का ऐसा देखकर फूचन बोलने लगता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जियांग बोलती है कि मैं तो बस यहाँ पे वॉक करने आई थी, अचानक से सीनियर जीशाओ से टकरा गई। जीशाओ कहता है क्या हुआ, तुम्हें सच बताने में डर लग रहा है। फूचन बोलता है कैसे सच, आखिरकार तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो। अब जीशाओ कुछ बोलता है कि जियांग खुद ही कहने लगती है कि सीनियर जीशाओ को लगा कि जियांग फैमिली की डॉटर पानी में डूब रही है, तो उन्हें लगा कि मैं हूँ, इसलिए मेरा हालचाल पूछने के लिए यहाँ पे चले आए। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो जीशाओ बिना कुछ बोले वहाँ चला जाता है। अब जीशाओ को जियांग की आइडेंटिटी पे डाउट हो चुका था, इसलिए उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। फूचन को जलन हो रही थी, इसलिए बोलते है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, प्लीज तुम जीशाओ से दूर रहना। जियांग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बाद में शायु देखती है कि जियांग रिसेप्शन पे आकर गेस्ट की इन्फॉर्मेशन मांग रही है। वे लड़की मना करती है कि उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, पर जियांग उसको धमकाने लगती है, इसलिए ना चाहकर भी वे लड़की गेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे देती है। जियांग हैरान थे कि लिस्ट में शायु का नाम कहीं दिख नहीं रहा। पता चलता है कि होटल चेकिंग के टाइम पर शायु नाटक करती है कि शायद उसकी आईडी कहीं गुम हो गई है, तो उसकी क्लासमेट अपनी आईडी देती है और शायु से बोलती है कि हम एक ही रूम शेयर कर सकते हैं। अब जियांग को लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही थी, भला शायु जैसे पुअर लड़की इतनी एक्सपेंसिव ट्रिप अफोर्ड भी कैसे कर सकती है। शायु ने सोच लिया था कि अब अपनी लाइफ को किसी के हाथों से डिस्ट्रॉय नहीं होने देगी। इधर फूचन जीशाओ के पास आकर बोलता है कि तुम्हें शुरू से ग्रुप एक्टिविटीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी और फिर भी तुम ट्रिप पर आए, क्या जियांग की वजह से? कहीं तुम्हें भी तो जियांग इंटरेस्टिंग नहीं लगने लगी। जीशाओ कहता है कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वह इंटरेस्टिंग है या नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है।
फूचन बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद मैं और जियांगयू शादी करने वाले हैं। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो भला तुम हमारे बीच में क्यों ही आओगे। पर जी शाओ को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी शादी के बारे में सुनकर जी शाओ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। बाद में जी शाओ सो रहा था तो जियांगयू उसके पास आती है। जी शाओ गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जियांगयू कहती है मुझे पता है तुम हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हो, फिर भी तुम खुद के पास क्यों नहीं आने देते। पर जी शाओ गुस्से में उसको यहाँ जाने को बोलता है, लेकिन जियांगयू उल्टा उसे किस करती है। जी शाओ भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है। पर पता चलता है कि सब कुछ जी शाओ का बस एक सपना था। जी शाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे सपने क्यों देख रहा था, जबकि जियांगयू उसके भाई की गर्लफ्रेंड है। पर जी शाओ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वह जियांगयू से प्यार करने लगा है। नेक्स्ट डे जी शाओ स्कूल आता है तो क्लास में जियांगयू अकेले बैठी हुई थी और जी शाओ चुपचाप खड़े होकर उसको देखे जा रहा था। जियांगयू बोलती है कि क्या हुआ, तो जी शाओ आकर बैठ जाता है और उससे जियांगयू में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जियांगयू बोलती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों दिख रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। पर जी शाओ रूडली रिप्लाई करता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने फूचन को चूज किया है तो उसी तक रहो, कुछ भी ऐसा मत करो कि फालतू में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। पर जियांगयू उल्टा उसके पास आने लगती है तो जी शाओ को बहुत ही अजीब लगता है। पर जियांगयू सिर्फ अपनी बुक उठा रही थी। जियांगयू कहती है कि मुझे पता है कि बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे क्लोज आना चाहती हैं, पर तुम चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर जियांगयू के करीब आने से जी शाओ को कुछ होने लगा था। बाद में जी शाओ देखता है कि फूचन जियांगयू का हाथ पकड़ के उसको कुछ सिखा रहा है, तो जी शाओ को बहुत ही जलन होती है। अब अचानक से जियांगयू का पैन नीचे गिर जाता है तो जियांगयू और जी शाओ दोनों ही पैन उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। जी शाओ उसे पैन उठाकर देता है तो जियांगयू उसको थैंक यू बोलकर फिर से फूचन के साथ बिजी हो जाती है और ये चीज जी शाओ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बाद में सब बोर हो रहे थे तो ट्रूथ और डेयर गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। पहला टर्न जियांगयू का आता है तो जियांगयू ट्रूथ चूज करती है। उसकी क्लासमेट पूछती है कि उसके और फूचन के बीच में बात कहाँ तक पहुंची, तो जियांगयू और फूचन एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। उनके क्लासमेट बोलने लगते हैं चलो बता भी दो क्या अभी तक तुमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है या किस किया है या इंटीमेसी तक बात पहुंच चुकी है। जियांगयू शर्माते हुए बताने जा रही होती है तो जी शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। पर जियांगयू कहती है कि मैं और फूचन एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अभी हमारे बीच में प्योर स्टूडेंट रोमांस चल रहा है। जी शाओ मन ही मन में सोचता है कि वह कौन सा जियांगयू को पसंद करता है तो उसे क्या ही फर्क पड़ता है। अब नेक्स्ट टाइम जी शाओ का आता है तो जी शाओ भी ट्रूथ चूज करता है। उसका क्लासमेट बोलता है कि चलो अपनी रिसेंट रोमांटिक ड्रीम्स के बारे में बताओ, लास्ट टाइम तुमने अपने सपने में किस लड़की के साथ खुद को रोमांस करते हुए देखा था। मिंग कहने लगती है कि किस तरह का क्वेश्चन है। उसका क्लासमेट बोलता है कि गेम ही तो है, वैसे भी हम सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार जी शाओ की ड्रीम गर्ल कौन है। जी शाओ जियांगयू की तरफ देखता है तो उसको अजीब लगता है, इसलिए बोलता है कि वह ट्रूथ के प्लेस पर डेयर चूज करना चाहता है। उसका क्लासमेट बोलता है कि ठीक है, फिर तुम्हें यहाँ मौजूद किसी लड़की को चूज करके उसके हाथों में हाथ डालकर 10 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखना होगा। मिंग को लगता है कि जी शाओ उसके पास आएगा, पर जी शाओ जियांगयू के पास जाकर उसके साथ डेयर कंप्लीट करने में उसका साथ देने को बोलता है। जियांगयू भी चुपचाप उसकी बात मानकर उसके साथ डेयर कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करती है। पर यह सब देखकर फूचन और मिंग को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर जी शाओ और जियांगयू 10 सेकंड तक एक दूसरे को देखने में लगे थे। डेयर कंप्लीट होने के बाद जियांगयू चुपचाप जाकर बैठ जाती है, पर जी शाओ उसको देखे जा रहा था जिससे फूचन को बहुत ही गुस्सा आता है। जल्दी फूचन के पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, मतलब फूचन चोरी छुपके जियांगयू को चीट कर रहा था। अब जियांगयू की क्लासमेट्स बातें कर रही थी कि सीनियर जी शाओ जियांगयू में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जब भी तो ट्रिप पे भी गए और आज डेयर के लिए उन्होंने जियांगयू को चूज किया। बेचारी मिंग कब से उनको अप्रोच कर रही है पर वे उसको भाव नहीं देते, तो ये सुनकर मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और जानबूझकर उसके ऊपर कॉफी गिराकर चली जाती है। अब उस लड़की का यूनिफॉर्म खराब हो चुका था तो बोलती है कि मैं ऐसे होटल कैसे जाऊंगी। जियांगयू कहती है कि तुम टेंशन मत लो और उसके यूनिफॉर्म पर अपना डेसी बैच लगा देती है जिससे वे फ्लावर की तरह दिख रहा था। उसकी क्लासमेट तारीफ करने लगती है कि तुम तो सही में बहुत ही टैलेंटेड हो। जियांगयू कहते हैं किसी ने कहा है कि अगर हम अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हमारी लाइफ में कोई कमी है तो उसको ऐसे बदलने की कोशिश करें कि वह चीज हमारे लिए स्पेशल हो जाए। ये सब सुनकर जी शाओ हैरान था कि उसकी मॉम भी सेम यही बोला करती थी। एक बार गलती से उसने अपनी मॉम का ड्रेस खराब कर दिया था तो उन्होंने भी अपने ड्रेस को इसी तरह से फिक्स किया था। जी शाओ को समझ नहीं आता कि जियांगयू को उसकी मॉम की कही गई बात ऐसे वर्ड टू वर्ड कैसे पता। अब जी शाओ को यही लग रहा था कि वह जानबूझकर ऐसी चीजें कर रही है ताकि उसके करीब आ सके, पर उसके सामने नाटक करती है कि उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ी देर बाद जियांगयू उसके पास से गुजर के जा रही होती है तो जी शाओ उसको अचानक से रोक लेता है। जियांगयू जाने की कोशिश कर रही थी पर जी शाओ उसे ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है। जियांगयू बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो। जी शाओ कहता है कि तुम्हारा ये नाटक कब तक चलने वाला है। जियांगयू कहती है कि मैं तुम्हारे ब्रदर की गर्लफ्रेंड हूँ तो चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। जी शाओ बोलता है कि तुमने उसको चूज किया है तो उसके पास रहो, बार बार मुझे प्रोवोक करने की जरूरत नहीं है। जियांगयू कहती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
ये जीशाओ बोलता है कि तुम्हारे हाथ में वो टैटू और सेम टीचर से पुल खेलना सीखना। चलो मैंने मान लिया कि सब कोइंसिडेंस हो सकता है, पर थोड़ी देर पहले जो अपनी क्लासमेट के सामने फ्रेश शेयर कर रही थी वे वर्ड टू वर्ड मेरी मॉम की फिलॉसफी से मैच कैसे हो रहा था, तुम्हें कैसे पता। यहाँ जियांग को रियलाइज होता है कि जिस पर्सन को वो बचपन से एडमायर करते हुए आ रही है वे एक्चुअली में जीशाओ की मॉम है। ये जीशाओ बोलता है कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो लोग मेरी मॉम का इस्तेमाल करके मेरे क्लोज आने की कोशिश करते हैं। ये जियांग कहती है तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे क्लोज आने के लिए तुम्हारी मॉम का इस्तेमाल किया, तुम्हें बहुत ही गलत लगता है। मैं सिर्फ तुम्हारे प्यारे भाई फूचन को पसंद करती हूँ, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये सब सुनकर जीशा को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे फोर्सली किस करने लगता है। जियांग खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वह छोड़ नहीं रहा था। ये जियांग गुस्से में उसको थप्पड़ मार के जाने लगती है तो जीशाओ कहता है कि अभी भी बात क्लियर नहीं हुई। जियांग बोलती है कि मुझे बचपन से डेजी फ्लावर पसंद है, इसलिए मैंने टैटू बनवाया। रही बात टीचर लिन की, तो उनसे पुल सीखना बस एक कोइंसिडेंस है और तुम्हारी मॉम वे मेरी इंस्पिरेशन थी, उनसे इंस्पायर होकर मैंने डिजाइन करना स्टार्ट किया। अब जल्दी ही फूचन आता तो जियांग अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये जल्दी ही जियांग के पास विलेज से कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए फूचन से बोलती है कि उसे इसी वक्त अपने विलेज जाना होगा। फूचन साथ चलने की बात करता है पर जियांग कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूंगी। जियांग के जाने के बाद फूचन जीशाओ से पूछता है क्या तुम जियांग के लिए फील करने लगे हो। जीशाओ जाने लगता है तो फूचन बोलता है कि मैंने देख लिया था, तुमने जियांग का हाथ पकड़ा था। जीशाओ बोलता है कि पहले तुम अपने गले का मार्क छुपा लो, फिर हमारे बारे में क्वेश्चन करना, तुम खुद जियांग को चीट कर रहे हो। फूचन बोलता है कि जो भी हो पर मेरी फीलिंग्स जियांग के लिए जेन्युइन है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम जियांग से दूर रहो। जीशाओ बोलता है कि तुम इसको जेन्युइन फीलिंग्स बोलते हो, एक लड़के से शादी करना चाहते हो और दूसरे लड़के के साथ सो रहे हो, इसे प्यार नहीं बोलते। और जियांग का डायरी उठाकर भागकर देने आता है तो देखता है कि जियांग ऑलरेडी जा चुकी है। वैसे ही उसके पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि मिस जियांग के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इधर शायू अपने विलेज आती है तो अचानक से उसे कोई बेहोश कर देता है। एक्चुअली उसकी मॉम ने ग्रैंडमा की बीमारी का बहाना बनाकर उसको ट्रिक किया था। उन्होंने पैसों के लिए अपनी खुद की डॉटर को एक ओल्ड मैन को सेल कर दिया था और उसका भाई भी बोलते हैं कि अब चिंता मत करो, अब ब्रदर इन लॉ के साथ बहुत ही हैप्पी रहेंगी। और ये ओल्ड मैन जियांग के साथ जबरदस्ती करने आता है। दूसरी साइड जीशा को पता चलता है कि जियांग फैमिली की रियल डॉटर नहीं बल्कि वे उस फैमिली की बस एक मेड है। जीशा उसकी डायरी ओपन करके देखता है तो वह हैरान था कि वह डिजाइनर एक्चुअली में शायू है। वह समझ जाता है कि उसने जानबूझकर बैंक अकाउंट में अपनी ग्रैंडमा का इन्फॉर्मेशन मेंशन किया था ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। जीशा उसके विलेज आता है तो उसे कुछ लेडीज से पता चलता है कि जियांग को उसकी मॉम ने किसी आदमी को सेल कर दिया है। तो जीशा भागकर जियांग के पास जाता है। इधर जियांग भागने की कोशिश करती है तो वह आदमी उसको मारने जा रहा था पर तब तक शाह पहुंच जाता है और उस आदमी को बुरी तरह से मारता है। अब जियांग इंजर्ड हो गई थी तो अचानक से बेहोश हो जाती है। जीशा जल्दी से उस ओल्ड मैन और माँ और बेटे को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। अब जियांग जीशा के घर पर थी। असिस्टेंट जियांग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लेकर आता है कि कैसे बचपन से जियांग ने अपने फादर को खो दिया, उसके बाद से उसकी मॉम उसको टॉर्चर करते हुए आ रही थी, यहाँ तक कि उसको पढ़ाई करने का भी परमिशन नहीं था, इसलिए जियांग भागकर शहर अपनी ग्रैंडमा के पास चली आई। शायू स्टडी और डिजाइन में बहुत ही अच्छी थी और उसने बहुत ज्यादा मेहनत करके स्कूल में एडमिशन लिया, यहाँ तक कि उसने डिजाइन में गोल्ड मेडल जीता था। पर जियांग फैमिली की डॉटर ने ब्राइब देकर उसके अब्रॉड जाने के लास्ट चांस को भी छीन लिया। सब कुछ जानने के बाद जीशा को जियांग के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि वह बचपन से इतना कुछ सफर करते हुए आ रही है और उसने भी उसको हमेशा मिसअंडरस्टूड किया। थोड़ी देर बाद जियांग होश में आते ही जीशा बोलता है कि डॉक्टर ने उसे कुछ दिन रेस्ट करने को बोला है। जियांग आज उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। जीशा बोलता है कि तुमने जियांग फैमिली की डॉटर और फूचन की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक बस अब्रॉड जाने के लिए किया। जियांग कहती है कि तुमने ऑलरेडी सब कुछ पता लगा लिया है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जीशा कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी जबकि पता है कि यहाँ से वापस जाना कितना मुश्किल होगा। जियांग कहती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं एक मेड हूँ, मैंने सब कुछ अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए किया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। तुम्हें तो बचपन से सारे ऐशोआराम मिलते हुए आ रहे हैं तो तुम नहीं समझ सकते कि डेली डेली ह्यूमिलेट होना कैसा लगता है। अगर तुम फूचन को सच बताना चाहते हो तो बता सकते हो, वैसे भी मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। जियांग उठकर जाने लगती है तो गिरने वाली थी पर जीशा उसको संभाल लेता है। बोलता है कि रो मत। जियांग कहती है क्यों, मेरा रोना भी मना है, तुम्हारी नजरों में तो मैं शुरू से ही झूठी और चालाक किस्म की लड़की हूँ, तो क्या मेरे आंसू भी तुम्हें डर्टी फील करा रहे हैं। जीशा उसको चुपचाप उठाकर बेड पर बिठा देता है। उसे रोते हुए देखता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए अब से तुम्हारी लाइफ मेरी है और मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा, तुम खुद भी खुद को हर्ट नहीं कर सकती। जल्दी मेड मेडिसिन लेकर आती है तो जीशाओ मेडिसिन खिलाने को बोलकर बाहर चला जाता है। मेड बोलती है कि मैं पहली बार यंग मास्टर को किसी लड़की की इतनी केयर करते हुए देख रही हूँ, क्या आप उनकी गर्लफ्रेंड है। तो जियांग को सुनकर अजीब लगता है। मनी मन में सोचती है कि उसके और जीशा के बीच में जमीन आसमान का अंतर है, वह चाह कर भी जीशा के करीब नहीं जा सकती।
बाद में जीशाओ जियांग को छोड़ने आता है, बोलता है कि इस वक्त उसकी मॉम और भाई पुलिस कस्टडी में हैं, तो वह उसको परेशान नहीं करेंगे। जियांग अपनी आइडेंटिटी के बारे में बोलने जा रही होती है, तो जीशाओ अनजान बनने का नाटक करता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तो जियांग को सुनकर अच्छा लगता है कि वह उसकी आइडेंटिटी को हाइड करने में उसकी हेल्प कर रहा है। जियांग को भी देखकर पता चल रहा था कि वह जीशा को पसंद करती है, पर उसे पता था कि दोनों का एक होना इम्पॉसिबल है। जियांग जा रही होती है तो जीशा भी उसके पीछे पीछे आने में लगा हुआ था, तो जियांग उसको ऐसा देखकर हंसने लगती है। जीशा भी अपनी मॉम के जाने के बाद पहली बार ऐसे खुल के हंस रहा था, और रीजन सिर्फ जियांग थी। बाद में जियांग के पास फूचन की कॉल आती है। उसे अपनी फैमिली को अब्रॉड से वापस बुलाने की बात कर रहा था, ताकि शादी के रिगार्डिंग दोनों फैमिली आपस में डिस्कशन कर सकें। जियांग के जहन में अभी भी जीशा चल रहा था, लेकिन फिर अपने दिल को समझाती है कि उसे सिर्फ अपने प्लान पे फोकस करना है। अब जियांग फेक पेरेंट्स हायर करके फूचन के फैमिली से मिलवाने लाती है। मिंग को इस बारे में पता था, इसलिए उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। जल्दी शाव आता है तो जियांग को थोड़ा सा अजीब लगता है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है, पर जीशाओ भी अनजान बनकर जियांग के फेक पेरेंट्स को ग्रीट करता है। और मिंग तो उसके फेक पेरेंट्स को एक्सपोज करना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछती है ताकि उनका सच सामने आ जाए। पर जियांग ने तो पहले उन्हें सब कुछ सही ढंग से सिखा दिया होता है, इसलिए किसी को भी डाउट नहीं होता। फूचन उसके पेरेंट्स से उनकी शादी की बात करता है, तो जीशा को सुनकर अच्छा नहीं लगता। ऊपर से उसके सामने ही फूचन जियांग को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो शाव को अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जियांग तो शाव से प्यार करने लगी थी, पर उसे पता है कि जो उसने रास्ता चुना है वो इसके लिए बेहतर है, इसलिए फूचन के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे जीशा को बहुत ही बुरा लगता है और चुपचाप वहां चला जाता है। जियांग जीशा के पास आकर बोलती है कि तुम अचानक से चले क्यों आए। जीशा पूछता है क्या तुम सही में फूचन से शादी करने जा रही हो। जियांग बोलती है कि वही मेरे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। जीशा बताने जा रहा होता है कि वह उससे प्यार करता है, पर तब तक फूचन आ जाता है। बोलता है कि मॉम और डैड से डिस्कशन कर लिया है, हमारी एंगेजमेंट तुम्हारे बर्थडे वाले दिन है। फूचन को पता था कि जीशा जियांग को पसंद करने लगा है, इसलिए जानबूझकर बोलता है कि तुम मेरे ब्रदर हो, इसलिए एंगेजमेंट वाले दिन अच्छे से तैयार होकर आना। जियांग के जाने के बाद जीशा बोलता है कि तुमने सही में जियांग के साथ शादी करने का फैसला ले लिया है, तो दूसरी लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दो, फालतू में जियांग को परेशानी होगी। फूचन बोलता है कि तुम किस हक से बोल रहे हो। जीशा बोलता है कि ये तुम खुद ही सोच लो, और वहां से चला जाता है। अब जियांग के मॉम और ब्रदर जेल से बाहर आ गए थे। वैसे ही मिंग आकर जियांग को एक्सपोज करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे ऑफर करती है। दूसरी साइड जियांग अपनी ग्रैंड माँ से बताती है कि वो अपने क्लासमेट के साथ एंगेजमेंट करने जा रही है, तो ग्रैंड माँ बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली उसे कोई प्यार करने वाला मिल गया। अब जियांग अपनी ग्रैंड माँ को एंगेजमेंट पार्टी में लेकर नहीं जा सकती थी, नहीं तो वो एक्सपोज हो जाती, इसलिए बहाना बनाती है कि एंगेजमेंट वेन्यू बहुत ही दूर है, शायद आप अटेंड नहीं कर पाएंगी। ग्रैंड माँ उसकी बात समझ रही थी, इसलिए बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, वैसे भी मेरे पैरों में बहुत ही दर्द रहता है, मैं जा भी नहीं पाऊंगी। और कहती है कि मेरी खुशी तो बस तुम्हारी खुशी में है, इसलिए तुम हमेशा हैप्पी रहना। तो ये सुनकर जियांग और ज्यादा रोने लगती है। और फूचन बहुत ही हैप्पी था कि उसकी जियांग के साथ एंगेजमेंट होने जा रही है। वैसे ही उसके पास उसके एक्स गर्लफ्रेंड की कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुला रही थी। फूचन को डर था कि जियांग को कुछ पता न चल जाए, इसलिए बहाना बना के वहां चला जाता है। फूचन के जाते ही जीशाओ जियांग से मिलने आता है। जियांग का हेयर पेन नीचे गिर गया था, तो जीशाओ खुद ही हेयर पेन उठाकर उसको लगाने में हेल्प करता है। आज जियांग का बर्थडे भी था, इसलिए जीशाओ उसे अपनी मॉम का डिजाइन नोटबुक गिफ्ट करता है। तो जियांग बोलते कि ये तो बहुत ही प्रीशियस है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जीशा बोलते हैं कि तुम इसको अपने पास से रख लो, अगर आज मेरी मॉम जिंदा होती तो वे तुम्हें पक्का एडमायर करती। तो जियांग को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। जीशा बताता है कि वो स्कूल से ट्रांसफर लेकर जा रहा है। जियांग पूछती है पर कहाँ। जीशा बोलता है कि वह हमेशा के लिए फ्रांस जा रहा है, शायद वे कभी वापस नहीं आएगा। तो ये सुनकर जियांग उदास हो जाती है, पर उसके सामने कुछ नहीं बोलती। जीशा उसको बर्थडे विश करके जाने लगता है, तो जियांग उदास मन से उसको थैंक यू बोलती है, कहती है कि अपना ध्यान रखना। पर उसको जाते हुए देखकर जियांग को बहुत ही रोना आता है। जीशा भी बहुत ही उदास था, इसलिए उसका असिस्टेंट बोलता है कि माना मिस जियांग आपके ब्रदर की फियांसे हैं, पर साफ दिख रहा है कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं, तो आप उनको बता क्यों नहीं रहे। जीशा बोलता है कि जियांग ने खुद ही फूचन को चूज किया है और मैं उसके बीच में नहीं आना चाहता, तुम उनकी एंगेजमेंट अटेंड करने चले जाना। अब जियांग के साथ साथ सभी लोग एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए फूचन का इंतजार कर रहे थे, पर फूचन गायब था। जल्दी मिंग उसकी मॉम और ब्रदर को लेकर आती है। जियांग की मॉम उसको एक्सपोज करती है कि वह उसकी रियल मदर हैं। मिंग भी बताती है कि उसने अपने फेक पेरेंट्स को हाइड किया है, पर जियांग साफ बोलती है कि वह इन लोगों को नहीं जानती, तो उसकी मॉम और ब्रदर तमाशा करने लगते हैं। जियांग अभी भी उनको पहचानने से मना कर रही थी, तो मिंग उसकी ओल्ड फोटो सबको शेयर कर देती है और सबसे बताती है कि वह जियांग फैमिली की डॉटर नहीं बल्कि सिर्फ एक मेड है। जियांग मिंग से बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई से एंगेजमेंट करने जा रही हूँ और तुम ये सब फेक फोटो दिखाकर तमाशा करने आई हो। मिंग कहती है कि मतलब अब भी तुम अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो।
फूचन की मॉम बोलती है कि उन लोगों के पास क्या सबूत है, तो उसकी मॉम कहने लगते हैं कि जियांगू के शोल्डर पर रेड कलर का बर्थ मार्क है। अब जीशाओ रास्ते में था तो उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि मिस जियांग की मॉम और ब्रदर एंगेजमेंट पार्टी में आकर उनकी आइडेंटिटी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीशाओ जल्दी से वापस चलने को बोलता है। इधर मिंग के इशारा करने पर दोनों जियांगू के शोल्डर का बर्थ मार्क दिखाने जाते हैं, पर शोल्डर पे कोई भी बर्थ मार्क नहीं था क्योंकि जियांगू ने ऑलरेडी अपना बर्थ मार्क रिमूव करवा लिया था। मिंग कहने लगती है कि अब तुम कौन सा ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश कर रही हो, तो फूचन के पेरेंट्स उसे तमाशा करने से मना करते हैं और कोई भी उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। तो जियांगू की मॉम जियांगू को मारने की धमकी देती हैं, पर तब तक जिशाओ पहुंच जाता है और दोनों को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। जिशाओ खुद एक प्रिंस की तरह अपनी सिंड्रेला की हेल्प करता है। मिंग बीच में आकर बोलने लगती है कि जियांगू जियांग फैमिली की डॉटर नहीं है, पर जिशाओ उसको पुश कर देता है और जियांगू को अपने साथ चलने को बोलता है। फूचन की मॉम बोलती है कि आज फूचन और जियांगू की एंगेजमेंट है, तुम उसको कहाँ लेकर जा रहे हो। जिशाओ बोलता है कि आप लोग को दिखाई दे रहा, फूचन कहीं नजर नहीं आ रहा, जियांगू सिर्फ मेरी है, और सबके सामने उसे उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। जिशाओ देखता है कि जियांगू को चोट आई है तो मेडिसिन अप्लाई करने जाता है। जियांगू कहती है कि तुम तो फ्रांस जा रहे थे तो वापस कैसे आ गए। जिशाओ चुपचाप उसे मेडिसिन अप्लाई करता है, बोलता है क्या हुआ, फूचन नहीं आया, मैं चला आया तो तुम डिसअपॉइंटेड हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि फूचन अपनी प्रेग्नेंट एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया और फिर भी तुम उसके बारे में ही सोच रही हो। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। जियांगू कहती है कि तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। जिशाओ बोलता है क्या तुम सब कुछ गिव अप करके मेरी नहीं बन सकती। अब जियांगू कुछ बोलती कि वैसे ही फूचन आता है, बोलता है कि जियांगू मेरी फियांसे है, मुझे उससे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम यहाँ जा सकते हो। जिशाओ बोलता है कि जाने की जरूरत तुम्हें है, पहले जाकर अपनी प्रेग्नेंट एक्स गर्लफ्रेंड से डील करो। फूचन जियांगू से बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, पर जिशाओ उसको जियांगू से दूर रहने को बोलता है। फूचन बोलता है क्या तुम अपने ब्रदर की फियांसे को चुराना चाहते हो। जिशाओ बोलता है कि अब तो पूरे शहर को पता चल गया है कि मेरे जियांगू के बीच में क्या रिलेशन है। तो फूचन को बहुत ही गुस्सा आता है। जियांगू फूचन से बोलती है कि वो शादी नहीं कर सकती। फूचन बोलता है क्यों, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से, वह सब बस एक एक्सीडेंट था। जियांगू बोलती है नहीं, उस रीजन से नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जियांग फैमिली की डॉटर नहीं हूँ, मैं उस घर की बस मेड हूँ। मुझे अब्रॉड आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, इसलिए बस मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी करके अपनी किस्मत को बदल सकती हूँ, पर मैं बहुत ही गलत थी। फूचन बोलता है कि तुम इतने टाइम से झूठ बोलती हुई आ रही थी, तो आज अचानक से सच क्यों बोल रही हो। जियांगू कहती है क्योंकि अब मैं खुद को धोखा नहीं देना चाहती, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा झूठ बोल चुकी हूँ, पर अब नहीं। फूचन बोलते है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, चलो हम पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। पर जियांगू मना कर देती है। फूचन बोलता है कि कोई नहीं, तुम्हें अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से अपना टाइम ले सकती हो। अब फूचन से सच बताने के बाद जियांगू थोड़ी सी रिलैक्स थी। जल्दी जिशाओ उसके पास आता है, बोलता है कि वो उसकी फैमिली से डील करने में और अब्रॉड में एडमिशन दिलाने में उसकी हेल्प कर सकता है। पर जियांगू कहती है कि थैंक यू, लेकिन अब मैं सब कुछ अकेले ही हैंडल करना चाहती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एविडेंस है कि कैसे मेरी मॉम और ब्रदर मुझे सेल करने की कोशिश कर रहे थे। इतना सबूत उनको जेल भिजवाने के लिए काफी है, और वैसे भी तुम तो अब्रॉड जा रहे हो ना, मैं तुम्हारे लिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहती। जिशाओ बोलता है कि बस मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने फूचन को चूज क्यों किया, जबकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड उससे काफी स्ट्रॉन्ग है। जियांगू बोलती है कि तुम और फूचन दोनों इतने हाईएस्ट पोजीशन पर हो कि मैं चाहकर भी उतने ऊपर तक नहीं पहुंच सकती। तुम दुनिया के लिए प्रिंस हो और मैं एक मामूली सी लड़की, मैं तो सपने में भी तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकती थी। जियांगू जाने लगती तो जिशाओ अचानक से रुककर उसे किस करने लगता है। जियांगू तो हैरान थी। जिशाओ बोलते हैं कि जो प्यार करते हैं वो किसी के स्टेटस या पोजीशन को देखकर प्यार नहीं करते। मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोलती हुई आ रही हो, और फिर भी मैं खुद को तुम्हें चाहने से नहीं रोक पाया। सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। जियांगू कहती है पर मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, तुम्हें तो कोई भी मिल सकती है, फिर मैं क्यों। जिशाओ बोलता है कि तुम्हारे जैसे दिखने वाली लड़कियां हजार होंगी, पर फिर भी तुम उनसे बहुत ही अलग हो और बहुत ज्यादा स्पेशल। जियांगू इमोशनल होकर रोने लगती है, तो जिशाओ बोलता है कि तुम रो मत, तुम रोना डिजर्व नहीं करती। अब कुछ दिन निकल चुके थे। फूचन बोलता है कि मैं जियांग मेंशन तुमसे मिलने गया था, पर सबने कहा कि तुम वहाँ पे नहीं रहती। जियांग बोलती है कि हाँ, मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ वहाँ से मूव हो चुकी हूँ। फूचन बोलता है क्या हम पास्ट को बुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। वैसे ही जिशाओ आता है, बोलता है कि जियांग को नई शुरुआत करनी होगी तो वह सिर्फ मेरे साथ करेगी। जल्दी फूचन की एक्स गर्लफ्रेंड आती है, बोलती है क्या हुआ, तुम मेरा कॉल क्यों उठा रहे थे, क्या तुम मुझे और मेरे बच्चे को नहीं चाहते। फूचन जियांग से बोलते है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जियांग कहती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें परफेक्ट गर्लफ्रेंड चाहिए, ना कि जो मैं रियल में हूँ। अपने दिल की आवाज सुनो और उस पर्सन की केयर करो जो तुम्हारे पास है, और जिशाओ के साथ वहाँ चली जाती है। फूचन उदास हो जाता है कि उसने जियांग को हमेशा के लिए खो दिया। अब पता चलता है कि जियांग को अपने डिजाइन के लिए आर्ट यूनिवर्सिटी से फुल स्कॉलरशिप मिला था, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद वे अब्रॉड स्टडी के लिए जाने वाली थी। जिशाओ तो शायू के लिए बहुत ही हैप्पी था,
ये जल्दी स्कूल सेरेमनी में जियांग यू और मिंग शायू को एक्सपोज करने के लिए आती हैं। ये जियांग यू कहने लगती है कि मैं आउट ऑफ कंट्री थी तो तुमने मेरी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश की। सबके सामने बताने लगती है कि शायू बस उसके घर की एक मेड थी और कुछ नहीं। शायू कहती है कि जियांग यू बिल्कुल सही बोल रही है, मैं एक मेड थी, पर उल्टा जियांग यू ने मेरे गोल्ड मेडल की चोरी की। शायू सबको वीडियो सेंड कर देती है जब जियांग यू खुद ही एडमिट कर रही थी कि उसने अपने फादर से बोलकर उसके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। सच जानने के बाद सभी जियांग यू को उल्टा बोलने लगते हैं। शायू जियांग यू से बोलती है कि तुमने मेरी गोल्ड अवार्ड की चोरी की तो मैंने अपनी किस्मत बदलने के लिए तुम्हारी आइडेंटिटी चुराई। शायू सबके सामने बोलती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि सारी मेरी गलती थी, मैंने बहुत झूठ बोले, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी पूरी ऑनेस्टी के साथ लिखूंगी जहाँ मेरी खुद की आइडेंटिटी होगी। तो जिशाओ शायू के लिए बहुत ही हैप्पी था और वह समझ जाता है कि शायू पहले से सब कुछ फेस करने को तैयार थी, इसलिए उसने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। लेकिन कुछ लड़कियां अभी भी शायू के सपोर्ट में नहीं थी। लेकिन जब जिशाओ बोलता है कि उसको शायू पे ट्रस्ट है, मिंग कहती है कि शायू सबको धोखा देती हुई आ रही है और फिर भी आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जिशाओ बोलता है क्योंकि मैं शायू को पसंद करता हूँ, तो सभी हैरान थे। जिशाओ बोलता है कि मुझे पता है कि शायू कितनी हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है, ऊपर से इतनी करेजियस कि आज वह सबका सामना करने को तैयार है। मुझे शायू पे हद से ज्यादा ट्रस्ट है और हमेशा रहेगा। तो ये सुनकर शायू को बहुत ही अच्छा लगता है। अब जिशाओ की बातों को समझकर उसके क्लासमेट्स भी शायू के सपोर्ट में आ जाते हैं। अब जियांग यू ने शायू की डिजाइन की चोरी की थी, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। शायू जिशाओ को थैंक यू बोलती है, पर जिशाओ बोलता है कि थैंक यू की जरूरत नहीं है, तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो और मैं तुम्हारी लाइफ के हर एक डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। शायू हैप्पी थी कि जिशाओ उसकी लाइफ में एक रोशनी बनकर आया है। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। शायू अब्रॉड से अपना स्टडी कंप्लीट करके आ चुकी थी और अब एक फेमस डिजाइनर थी। जल्द ही जिशाओ आता है तो सब बोलने लगते हैं कि सीनियर जिशाओ 3 सालों से मिस जियांग का इंतजार कर रहे थे, फाइनली दोनों एक हो गए। अब शायू और जिशाओ की लाइफ में सब कुछ हैप्पी था और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।